साथियों, स्वागत है आपका भारद्वाज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपको प्रतिदिन अलग अलग विषय के 20 से 25 क्वेश्चन हल करने के लिए मिलते हैं और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी का सुपर टेट का जो सेट आपको मिला है उसके 25 क्वेश्चन हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब हम उन प्रश्नों के हल को देखेंगे। आपका सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अघोष, दूसरा दिया हुआ है सघोष, तीसरा ऑप्शन है अल्प प्राण और चौथा विकल्प है महाप्राण। आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें सिर्फ श्वास की आवश्यकता होती है, अर्थात हम अपनी स्वर तंत्रियों का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। और जहाँ पर हमें जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है अल्प प्राण। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें बहुत कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं और जिन्हें बोलने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अघोष, अभी आप हिंदी के वर्गों के जब क्रम पढ़ेंगे, हिंदी में वर्णों के क्रम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा जो प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और इसी प्रकार से जो 5वां वर्ग है ता था दा धा ना पा वर्ग, 5 वर्ग आपको मिलेंगे। उनमें जो पहला और दूसरा वर्ग होगा ये आपके अघोष होते हैं। इसके अलावा इसमें आपके आते हैं जब किसी भी वर्ण के आप लिखेंगे का, खा, गा, घा और अंगा। तो यहाँ पर जो आप पहला एक क्रम देख रहे हैं, यहाँ पर हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग ये आपको अघोष में मिलेंगे और इसके बाद क्रम से तीसरा, चौथा और 5वां ये आपको सघोष में मिलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है या, रा, ला और वा व्यंजनों को कहते हैं। या, रा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। या, रा, ला और वा व्यंजनों को कहते हैं। मैं आपको हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनका बहुत ही बेसिक सा वर्गीकरण बता देता हूँ। जितने भी वर्ण हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। चूँकि या, रा, ला और वा ये व्यंजन है इसलिए इनको हम इस कैटेगरी में देखेंगे। ये मुख्यतः जो मूल व्यंजन होंगे वो 3 प्रकार से बांटे जाएंगे। पहला होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा ऊष्म व्यंजन और तीसरा होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ। अब आप देखेंगे या, रा, ला और वा ये आपके अंतःस्थ में आएंगे। जितने भी वर्गीय व्यंजन होंगे वो सभी स्पर्श में आएंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं, ये इसमें आएंगे। ऊष्म व्यंजन, तीनों प्रकार के जो शाह हैं आपके वो ऊष्म व्यंजन में आएंगे। और जिन वर्णों को बोलने के लिए वायु पहले हम फेफड़ों के अंदर लेते हैं और उसके बाद बाहर निकालते हैं, आप इन वर्णों को बोलकर देखिए। या, र, ला और वा,
आप इन चारों वर्णों को एक बार खुद से बोलने का प्रयास करिए और देखिए य, र, ल, व। ऐसा प्रतीत होता है यह वर्ण कहीं ना कहीं हम अंदर से प्रयास करके बोलते हैं, इसीलिए या, रा, ला और वा को अंतःस्थ व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। या, रा, ला और वा को अंतःस्थ व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन थे स्पर्श व्यंजन, जो हो नहीं सकते, क्योंकि स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये उसमें आएंगे। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद आपका एक ऊष्म व्यंजन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के शा और हा ऊष्म व्यंजन में आते हैं, वो इसमें नहीं होगा। और आखिरी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वर, दूसरा दिया हुआ है व्यंजन, तीसरा दिया हुआ है वर्ण और चौथा दिया हुआ है शब्द। आपको पता होगा जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो भी निकलता है, जो भी ध्वनि निकलती है, उसको हम जब लिखने का प्रयास करते हैं तो उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में लगभग ये माना जाता है वर्ण और अक्षर ये एक ही प्रकार के शब्द हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अक्षर का अर्थ होता है जो क्षरित ना हो, जिसका क्षरण ना हो, उनको अक्षर कहते हैं। और हिंदी में जब उन्हें स्वर के साथ मिलाकर लिखते हैं उन्हीं को वर्ण कहते हैं। तो लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। तो हम जब भी वर्णमाला लिखते हैं तो सबसे पहले क्रम जो चलता है वर्ण। जब कई सारे वर्णों को हम मिलाते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं, लेकिन ये याद रखना होगा वो शब्द सार्थक होने चाहिए, तभी हम उन्हें इस कैटेगरी में रख सकेंगे। तो वर्णों के जब क्रम को मिलाएंगे तब हमें शब्द प्राप्त होंगे, और जब कई शब्दों को हम आपस में मिला देते हैं तो हमको पद प्राप्त होते हैं, और कई जब पदों को हम मिला देते हैं तब हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मान लीजिए यदि आपका, ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, मान लीजिए आपका यहाँ पर ये वर्ण ना दे रखा होता और इसकी जगह पर लिखा होता पद, तब आपका आंसर हो जाता शब्द। अब जो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं उनमें देखिए स्वर और व्यंजन से तो कोई मतलब नहीं है। ये तो वर्णों का जब विभाजन करेंगे तो वहीं पर विभाजन हो जाएगा, 11 स्वर और 41 व्यंजन। इसके बाद ये बचते हैं। तो आपको ये एक मोटी मोटी रूपरेखा पता होनी चाहिए। वर्ण और कई प्रकार के जब वर्णों को मिला देते हैं तब उनसे बनता है शब्द, और उन वर्णों का क्रम सार्थक क्रम में होना चाहिए, तभी शब्द कहे जाएंगे। और उसके बाद उन्हीं को कई शब्दों को मिलाकर पद, और कई पद मिलाने के बाद में हमें वाक्य प्राप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका आंसर है शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया हुआ है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी कठिनाई आई होगी। वर्णमाला का पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्णों का संकलन। हाँ, ये कुछ
अच्छे विकल्प भी दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है वर्गों का संकलन, शब्द गणना, शब्द समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो अर्थ इसके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ये लिखा है वर्ण और ये माला। माला कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी माला को देखते हैं या इस प्रकार के जाते होंगे देखते होंगे तो माला में फूल जो है एक व्यवस्थित क्रम में सजाए होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसको कहीं से भी पिरो दिया जाए, कहीं से भी लगा दिया जाए। इसलिए वर्णमाला का सीधा सीधा अर्थ होता है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। पहला लगाया हुआ है वर्गों का संकलन, वो नहीं हो सकता। दूसरा में शब्द गणना, इसमें गिनती की बात की गई है। तीसरा है शब्द समूह, शब्द की बात ही नहीं आ रही है। जब वर्णमाला कहा जा रहा है तो इसका आंसर वर्णों का व्यवस्थित समूह यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पंचानन शब्द अनुस्वार किस ध्वनि स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? पंचानन, पंचानन लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अंगा, दूसरा दिया हुआ है इया, तीसरा है ना और चौथा दिया हुआ है ड़ा। इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे, जब आप स्पर्श व्यंजन लिखते हैं, स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग जब आप लिखेंगे तो का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा था ना और पा फा बा भा मा। ये जो पंचम वर्ण निकल के आए हैं इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। स्पर्श व्यंजन में जब हम प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को लेते हुए 5 वर्गों को मिला देते हैं तो ये जो मिलते हैं हमको 5, इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। इनकी एक खासियत क्या होती है, कई बार आपने कई प्रकार के शब्द देखे होंगे, जैसे आनंद, ये एक शब्द हो गया आपके पास। इसके अलावा आप देखते होंगे कोई भी शब्द आप ले लीजिए, गंगा, इसके अलावा कोई भी शब्द आप ले लीजिए जिसमें ऊपर बिंदी रखी जाती हो, जैसे कह देते हैं कई बार पंचवटी। तो इसमें ये यहाँ पर अनुस्वार जो उपयोग किया जा रहा है वो इनमें से पंचम वर्ण के किसी भी स्थान में बदला जा सकता है। ये पंचम वर्ण, इसकी खासियत ये है कि इसको आप अनुस्वार में, इस पंचम वर्ण को आप अनुस्वार में बदल सकते हैं और अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदल सकते हैं। चूँकि हिंदी का धीरे धीरे इतना पतन हो रहा है तो लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, पंचम वर्णों के स्थान पर केवल ये एक बिंदी रखकर काम चला लेते हैं, जिसे अनुस्वार कहते हैं। सिर्फ इसी से वो काम चला लेते हैं। इसीलिए जब आप पुराने चीज़ों को देखेंगे वहाँ दिनांक अभी भी ऐसे लिखा जाता है, दिनांक। तो ये जो यहाँ पर बिंदी लगती है उन्होंने न लगा करके यहाँ से पंचम वर्ण उठा लिया और यहाँ पर लगा दिया। ये अंतर इसमें और इसमें है। अब पंचानन में पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से पंचम वर्ण होगा जो इसे बदलेगा। तो ये अभ्यास पर ही आपको पता होगा। पंचानन में आप इसके साथ इसको बदलेंगे, ये वाला, ये देखिए पंचानन अंग में। पांचांग जब कहते हैं तभी अंगा वाला लगता है। और जब आनंद, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आनंद, ये इस बिंदी को आप बदलेंगे आधा ना से। पंचवटी ये बदलेगी आपकी आधा ना में। गंगा, यहाँ पर जो आप बिंदी देख रहे हैं ये अंगा वाली दी हुई है। और ये दिनांक में जो बिंदी आप देख रहे हैं
ये भी अंगावली दी हुई है। यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, लेकिन बिंदी होती है तो उसकी जगह पर ये ऑप्शन रहता है। तो क्वेश्चन 5 में आपका पंचानन शब्द अनुस्वार किस ध्वनि स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, वह जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह जिसका उच्चारण तालु से होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं मूर्धन्य वर्ग, तालव्य वर्ग, ओष्ठ वर्ग और कंठ वर्ग। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, लिखा है वह जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो एक सूत्र होता है संस्कृत में, कहते हैं इच्विशानाम तालु, ई चा वर्ग, ई और चा वर्ग और श, इनका उच्चारण तालु से होता है। तो चूंकि इसमें पूछा गया है वह जिसका उच्चारण तालु से हो, जिसका उच्चारण तालु से हो, तो सीधी बात है जो तालव्य वर्ग होगा, वह जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है। तो वर्ग दिया हुआ है तो तालव्य वर्ग जो हैं इनका उच्चारण आप तालु से करेंगे। और इसमें आएगा कौन? ई चुषानाम तालु, ई चा शा, ई चुई शानाम तालु और या, ई चा वर्ग, शा और या, ये 4 ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान आपका तालु होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है का, खा, दूसरा ऑप्शन है या, रा, तीसरे में है चा और जा, चौथे में है टा और ड़ा। इसमें भी कंठ ध्वनियों के लिए या तो आप सीधे याद कर सकते हैं, जिनको रटने पर ज़्यादा बल, जो लोग रटने पर ज़्यादा बल देते हैं वो रट के ही याद कर लेते हैं। संस्कृत में बहुत अच्छा सा नियम दिया हुआ है कंठ के लिए, सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आ का वर्ग, हा और विसर्ग, अर्थात विसर्ग कंठ। आ का वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा और अंगा, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो इसमें से आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आपको मिल रहा है। टाठा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, का, खा, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लघु, ह्रस्व स्वर, और तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। देखिए ऐसा है, वर्गीकरण कई प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे जब आप इस क्लास में बैठते हैं या कहीं पर भी होते हैं तो वर्गीकरण के कई आयाम हो सकते हैं। जैसे लंबाई के आधार पे आप वर्गीकृत कर सकते हैं,
उनके रंग के आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। किसी क्लास में हैं आप तो उन छात्रों को उनके नंबर के अनुसार, प्राप्तांक के अनुसार, किसी भी टेस्ट में उसके अनुसार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। उसमें से एक प्रकार है स्वर ध्वनि के प्रकार है, उसमें से एक प्रकार होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण जो आपसे पूछा गया है ये मात्रा के आधार पर पूछा गया है। तो स्वर होते कितने हैं? स्वर होते हैं आपके 11। इन 11 स्वरों में वर्गीकरण आपको करना है तो जब मात्रा के आधार पर आप करेंगे, ये बात आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ये वर्गीकरण मात्रा के आधार पर है। मात्रा के आधार पर जब आप वर्गीकरण करेंगे तो पहली आएगी ह्रस्व स्वर, जिसमें आपके 4 वर्ण होंगे। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिसमें आपके 7 वर्ण होंगे, और उसके बाद प्लुत स्वर। सामान्यतः लिखने में, प्रयोग में बस यही 2 चलते हैं। प्लुत स्वर लिख लेते हैं, किस प्रकार से बताते हैं आपको। जब किसी भी स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आएंगे। और इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। और प्लुत स्वर जो आप ओम लिखते हैं ये, तो जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा काल का समय लगे, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। अब इसी में अगर ऑप्शन आपका बदल देता, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, इसकी जगह पर एक और है, ह्रस्व स्वर को एक और कहते हैं एक मात्रिक। दीर्घ स्वर को चूंकि इसे बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे बोल सकते हैं त्रिमात्रिक। तो स्वर ध्वनि को जब मात्रा के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे तो वहाँ पर ये 3 कैटेगरी बनकर आती हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को अगर एक मात्रिक कहा जाए, दीर्घ स्वर को अगर द्विमात्रिक कहा जाए और प्लुत स्वर को अगर त्रिमात्रिक कहा जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा अपने शब्दों में बदलते हुए इसे लिखा गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 9। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 वर्णों को। इनसे कई बार प्रश्न बनते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि हम लोग उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। जब क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको इसका वर्गीकरण समझाने की, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। एक लिखा हुआ है ड़ा और दूसरा वर्ण लिखा हुआ है ला। अब 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो नहीं, तालव्य ध्वनियाँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था इचु ईशानाम तालु, ई, चा वर्ग, या और शा, ये जो होते हैं आपके, ये तालव्य वर्ण होते हैं। उस कैटेगरी में ये नहीं है क्योंकि ये चा वर्ग में नहीं आ रहा, इसलिए तालव्य नहीं होंगे। दूसरा है ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, तो देखते हैं क्या मूर्धन्य हैं। ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा, तो टा वर्ग में ये आते हैं, टा ठा डा ढा डा, तो उसी में। अब आपको ध्यान ये देना है
टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। कई बार आप इनको एक ही में मिला देते हैं, जो गलत है। मैं आपको उत्क्षिप्त का अर्थ बता दूं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय आप अपनी जीवा को उच्चारण स्थान तक ले जाते हैं, लेकिन जीवा वापस से अपने स्थान पर वापस आती है, या ये समझ लीजिए आकर गिरती है। आप बोलकर देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो मूर्धा का जो स्थान है ये जीवा आपकी वहाँ छुएगी। लेकिन जब आप बोलते हैं ड़ा, बोल लीजिए सड़क, तो ड़ा बोलने में आपकी जीवा मूर्धा तक तो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुरंत से वापस नीचे आएगी। आप बोल के देखिए, सड़क, ड़। ऊपर बोलेंगे, जैसे ही आपकी जीवा मूर्धा को छुएगी उसके बाद तुरंत नीचे आएगी। इसीलिए इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त ध्वनि। ये आपकी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, ये 2 हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियों की संख्या कितनी है? 2 हैं। और ये अब कई बार आप गलती क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं मेंढक, तो वास्तव में मेंढक ये होता है। आप लोग क्या करते हैं, अनावश्यक इसके नीचे बिंदी रख देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। आप उसको कर देते हैं मेढक। मेढक नहीं है, मेंढक। कब लगेगा? जब आप लिखते हैं पढ़ाई। यहाँ पर आप इसके नीचे ये बिंदी रखेंगे। इन दोनों वर्णों में बहुत बारीकी से अंतर कर लीजिए। आप लिखने में गलती करते हैं, ये मेंढक लिखा है, इसके ढा के नीचे कोई भी बिंदी नहीं रखी जाएगी। यहाँ पर जब आप पढ़ाई लिखेंगे तो ढा के नीचे एक बिंदी लगाई जाएगी। ये हो गया आपका पढ़ाई। इसी तरीके से जब आप लिखते हैं सड़क, या आप लिखते हैं कूड़ा, इनमें ड़ा के नीचे बिंदी रखी जाएगी। और यही जब आप लिखते हैं पैडल, साइकिल का पैडल होता है, अब इसके नीचे अनावश्यक रूप से बिंदी रखने की आवश्यकता नहीं है, वरना गलत हो जाएगा। तो ड़ा और ढा जो है ये आपकी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, जिनकी संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन क्रमांक 10। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत ध्वनि। ये क्वेश्चन सिर्फ वही कर पाएगा जिसको मैंने अभी शुरू में बताया था, जिसने स्वरों का विभाजन पूरी तरह से पढ़ा होगा। मैंने बताया था हिंदी में स्वरों का विभाजन 4 आधार पर किया जाता है। वो 4 आधार होते कौन कौन से हैं? देखिए, पहला होता है मात्रा के आधार पर, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। दूसरा होता है जिह्वा के आधार पर। आप जिह्वा का कौन सा भाग प्रयोग कर रहे हैं, अग्र, पश्च या मध्य। तीसरा होता है होष्ठ के आधार पर। मात्रा के आधार पर आपका वर्गीकरण 3 प्रकार का, जिह्वा के आधार पर आपका वर्गीकरण 3 प्रकार का, होष्ठ के आधार पर आपका वर्गीकरण 2 प्रकार का, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। होष्ठ की आकृति पर आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। होठों की यदि आकृति आपकी गोल हो गई है तो उसे वृत्ताकार की श्रेणी में रखेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे अवृत्ताकार की श्रेणी में रखेंगे। और आखिरी है मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति आपकी कैसी है इस आधार पर होता है, और इस आधार पर वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। ये 4 आपको मैंने
स्वर ध्वनि है उसका आपको मैंने वर्गीकरण बता दिया है। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आ, एक है बड़ा आ, फिर दिया हुआ है ई और एक दिया हुआ है ए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से आपका आंसर होगा ई। आप बोल कर देखिए, ई को जब आप बोलेंगे ई, तो आपका उच्चारण स्थान जिह्वा का अग्रभाग होगा, जो मैंने आपको ये वाला बताया वर्गीकरण। ये दूसरा, अवृत्ताकार ओष्ठ की आकृति पर ई जब आप बोलते हैं ई, तो आपके होठों की आकृति गोल नहीं होती, जैसा कि ओ में हो जाता है, ओ में, औ में। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ओठ के आधार पर अवृत्ताकार और समृत। समृत विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, समृत का अर्थ होता है बंद। आपके मुख की आकृति ऐसी होती है, उसको आप बंद रखने वाली श्रेणी में कह सकते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर यह वर्गीकरण आपका दिया हुआ है समृत ध्वनि ई। अग्र के हिसाब से ई को जब आप बोलेंगे तो जिह्वा के आधार पर जिह्वा के अग्रभाग से बोल रहे हैं। होठों के आधार पर आपके होठों की आकृति वृत्ताकार नहीं है, अवृत्ताकार है, इसीलिए अवृत्ताकार। और मुख की आकृति ई जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह बंद होने की, लगभग बंद होने की स्थिति में है, इस वजह से आप इसे समृत ध्वनि के कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए आपका इस क्वेश्चन में आंसर सही है। ऑप्शन नंबर जो भी हो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, दूसरे पर दिया हुआ है, ये आपका सही है ई। और 11वां तो इसी जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इसी में आपका आंसर लिखा हुआ है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग। देखिए मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी, 4 प्रकार से वर्गीकरण, जीवा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, होष्ठ के आधार पर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, यानी कि जीभ के आधार पर जो वर्गीकरण हमने पढ़ा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, उस आधार पर बताना है। और अभी आपको मैं बता चुका हूँ ई के उच्चारण में हम जीवा का अग्रभाग आवश्यक होता है, इसलिए आपका इसमें 11वें में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? क्वेश्चन क्रमांक है 12। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी, कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? विकल्प दिए हुए हैं चा, छा, जा और झा। पहला। दूसरा दिया हुआ है टा वर्ग से टा, ठा, डा, ढा। इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो स्पर्श संघर्षी का मैं आपको बता दूं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसमें से वर्ग का, खा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये होते हैं। इसमें से जो चा वर्ग होता है ये आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। कैसे? स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में है तो इसलिए स्पर्श, और इनको बोलने में आपके मुंह से ऊष्मा का निष्कासन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये आपके उस स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएंगे। तो इसलिए चा वर्ग में आपका ऑप्शन ए सेट बैठ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केवल अगर संघर्षी बोल दें, ऊष्म संघर्षी बोल दें, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन सा वाले सही होंगे। जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से आपको सुमेलित छांटना है। पहला दिया हुआ है गा, अघोष। दूसरा दिया हुआ है फा, अल्प प्राण। तीसरा दिया हुआ है सा, ऊष्म। और चौथा दिया हुआ है ठा, सघोष। गा अघोष है,
तो आपको पता होना चाहिए पहला और दूसरा ये अघोष होता है। किसी भी वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इसके अलावा सघोष होते हैं। गा आपका तीसरे नंबर पर आएगा, इसलिए अघोष नहीं होगा, ये सघोष होगा। फा अल्प प्राण है। अल्प प्राण की कैटेगरी में हम जानते हैं 1, 3 और 5 ये हमारे अल्प प्राण में होते हैं। तो पा फा ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए अल्प प्राण नहीं होगा, ये भी गलत। ऊष्म व्यंजन सा ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों प्रकार के जो शा होते हैं, शा, शा और सा और हा, ये तीनों प्रकार के शा आपके ऊष्म में होते हैं। और ठा सघोष है, तो अभी मैंने आपको बताया टा ठा तो दूसरे में होगा, इसलिए ये अघोष होगा, सघोष नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, तीनों प्रकार के शा किसके अंतर्गत आते हैं? मैंने अभी आपको बताया, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्म, स्पर्श, अंतःस्थ और संयुक्त। तो ऊष्म ये तीनों आपके ऊष्म में आते हैं और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ए में ही दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा दिया हुआ है स्पर्श। स्पर्श मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी वर्ग होते हैं 5 वर्ग यही स्पर्श में आते हैं। और अंतःस्थ, अंतःस्थ भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, या, रा, ला और वा ये अंतःस्थ हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें वायु पहले अंदर खींचनी होती है, इसके बाद हम वायु को बाहर निकालते तो सभी में हैं, इनमें कुछ अतिरिक्त वायु फेफड़ों में भरनी होती है, उसके बाद निकालते हैं, इसीलिए ये अंतःस्थ कहे जाते हैं। और संयुक्त आप जानते ही हैं, श, त्र, ज्ञा और श्र, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग चा वर्ग करते करते ये जो अंतिम वाले होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, का खा गा घांगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढड़ा ना, तो ये आपके पंचमाक्षर होते हैं। अनुनासिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में मुंह के साथ साथ वायु नाक से भी निकलती है, इसीलिए हम इन्हें अनुनासिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग का पंचमाक्षर, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि अयोगवाह किनको कहेंगे? महाप्राण को नहीं कहेंगे, पता ही है आपको, महाप्राण की कैटेगरी अलग है, संयुक्त व्यंजन को भी नहीं, अल्प प्राण को भी नहीं। विसर्ग जो होते हैं अयोगवाह, इसका अर्थ समझ लीजिए। आप हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर लिखते हैं, फिर व्यंजन लिखते हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे रखे जाते हैं जिनको ना स्वर में जोड़ा जाता है ना व्यंजन में जोड़ा जाता है, उन्हीं को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, और वो कौन होते हैं? अंग और आह। इस अंग को जो ऑप्शन में दिया हुआ है विसर्ग, इस अंग को अनुस्वार और इस आह को विसर्ग बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ऑप्शन क्रमांक आपका ए सही हो जाएगा। अयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? आपको पता होगा, अनुस्वार मैंने आपको दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में बताया था, जो पंचमाक्षर होते हैं, इन्हीं को जब हम बिंदी के रूप में लिखते हैं, जैसे आनंद आपका ये भी सही है और आनंद आपका ये भी सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं
अंगा, इया, ड़ा और या। अंगा, इया, ड़ा और या। तो आप सीधे से जानते हैं इनमें से कौन सा अनुस्वार सूचक नहीं है, तो या आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अंगा, इया और ड़ा ये तीनों अनुस्वार सूचक हैं। या नहीं होगा, या आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन में, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद श्रा, क्वेश्चन नंबर 18, श्रा किन ध्वनियों के मिलने से बना है, ये पूछा गया है। तो ये श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, आप जानते हैं श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, जहाँ पर श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, ये शा और रा को मिलाने से बनता है। आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला है सा और रा के वर्गों को मिलाने से, गलत ऑप्शन। दूसरा भी गलत है। तीसरे में दिया हुआ है शा उन्होंने ये वाला इस्तेमाल किया है, और रा, हाँ इसको जो है शा ऐसे लिखेंगे, रा इसको मिलाने से आपका श्रा मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है भा, दूसरा दिया हुआ है ठा, तीसरा था और चौथा हा। जिसको वर्णमाला के पूरे वर्गीकरण पर कमांड होगा वही इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। जिसने वर्गीकरण बहुत ध्यान से पढ़ा है उसे ही ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात तो स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श यानी पांचों वर्गों में से एक होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं वर्ग, ये वर्ग में है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा। इसके बाद कहते हैं घोष होने चाहिए, तो घोष कौन से होंगे? 3, 4 और 5। ये आपका तीसरे में हो जाएगा टा ठा, गलत हो गया। ता था, ये भी गलत हो गया। आपके पास एक ही विकल्प बचा और वो हो गया ये, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये महाप्राण भी होगा और ये इसका उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ से होता है, तो ये इसलिए ये ओष्ठ भी होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें का की स्पेशलिटी पूछ रहा है, तो आपको बताना है सबसे पहले ये अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा, तो ये अल्प प्राण होगा। फिर ये घोष होगा या अघोष होगा, तो चूंकि पहले वर्ग में है इसलिए अघोष होगा। इसके बाद स्पर्शी, तो स्पर्शी है ही है क्योंकि शुरुआती 25 वर्ग जो है का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ध्वनि, तो ये कंठ ध्वनि है आपकी, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो शुरू में बताया था। तो ये आपके चारों ऑप्शन जिस ऑप्शन में मेल खा रहे हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से वही ढ़ा और ड़ा क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, जो अभी क्वेश्चन आपका ऊपर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपके दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मूल व्यंजन के भेद। तो मूल व्यंजन के जो आपके भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन और तीसरा अंतःस्थ। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं जो मूल व्यंजन के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी
ऑप्शन बी सही होगा। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, होते और भी हैं, लेकिन मूल के आधार पर जब कहेंगे तो 3 ही होते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर 33 मूल व्यंजन आपके बनते हैं। 23 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सिमिलर हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। संयुक्ताक्षर, जब कहीं पर भी आधे व्यंजन के साथ में दूसरा व्यंजन जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब कहीं पर भी आधे व्यंजन के साथ में दूसरा वर्ण जोड़ा जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। और इसी संयुक्त अक्षर की एक स्पेशल टेस्ट सीरीज के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, लेखपाल के लिए, बैच के लिए, जिन्हें भी आवश्यकता हो ज्वाइन करने की, ये इस नंबर पर कांटेक्ट करें भारद्वाज एकेडमी में। आपको यहाँ अच्छी क्लासेस दी जाएंगी और प्रतिदिन आपके टेस्ट अलग अलग विषय के अलग अलग प्रकार से होते रहेंगे और आपको उनके डिस्कशन भी पूरा बताया जाएगा। ऑफलाइन कक्षाएं जब प्रारंभ होगी तो ऑफलाइन के माध्यम से, अन्यथा आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रतिदिन आपको आपका उत्तर प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।